ITV ट्राई सिटी न्यूज़ की ओर से जो हम नया कार्यक्रम लेके आए हैं, मैं सेवक श्री राम का, उसका कारण ये है कि कोविड-19 के कारण इस बार शायद आप लोगों को रामलला देखने का मौका ना मिले। इसलिए जो रामलला के साथ कई सालों से किरदार निभा रहे हैं और जिनके परिवार भी रामलला के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मुकेश शर्मा जी आए हैं। हम मुकेश शर्मा जी से आपके रूबरू कराते हैं। मुकेश शर्मा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ स्टूडियो पधारे, बहुत थोड़ा स्वागत है। भी थोड़ा ਜਿਹੜਾ जन्म है वो कित्थे होया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ और किस कमेटी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ जुड़े हुए हो? पहले तो नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेवक श्री राम का ये कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है और उसके साथ मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए पहले तो आपका बहुत आभार। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहा है वो मैं नहीं समझता कि वो इसको सराहेगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी पहल आपके माध्यम से हुई। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं चंडीगढ़ में ही पैदा हुआ। सेक्टर 28 में मेरे पिताजी को गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली हुई थी और वहाँ मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद सेक्टर 28 में ही रामलीला होती है, गढ़वाल रामलीला मंडल बिजली बोर्ड के नाम से। वहीं से मैंने अपने रामलीला करियर की शुरुआत की। कौन से सन से की? सर सन था 1992। पहली बार कौन सा रोल किया? पहली बार जब मैं गया तो देखा बहुत सारा क्राउड था वहाँ पे, कोई कम से कम 100 के करीब वहाँ लोग बैठे थे। तो हमारे निर्देशक हुआ करते थे उस जमाने में वेद प्रकाश भट्ट जी। ठीक। तो वैसे कोई पूछता नहीं था, उनकी नज़र पता नहीं कैसे पड़ गई, उन्हें बोला खड़े हो जाओ भाई। है तो हम रामलीला को बहुत गौर से देखते थे। तो उसने राजा जो स्वयंवर में राजा आते हैं, तो उसने बोला कि ये डायलॉग है, राजा का बोल के दिखाओ। अब क्योंकि हम रामलीला को बहुत ही ध्यान से देखते थे तो मैंने हुआ कॉपी कर दिया उसको। हमारे अंदर बसी हुई थी रामलीला, तो वो बड़े खुश हुए, बोला यार लड़का ये बहुत ध्यान से देखता है रामलीला। तो इस तरह से वो मुझे रोल भी मिल गया। अच्छा, तो फिर आपने कौन सा डायलॉग बोला वहाँ पे? क्योंकि राजा को डायलॉग भी बोलना पड़ता है पहले, ये धनुष कुछ भी नहीं मैं तो तोड़ दूंगा। हमारे वहाँ था बोधे पुराने धनुष में इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ आखिर कमान है, चाहूं तो तोड़ दूं इसे एक ही हाथ से, किस बात पर उठाया सर पे आसमान है। तो ये राजा नंबर 1 का डायलॉग था सर, मैंने वो बोला वहाँ पे। मेरा रुझान जो था वो था रावण। क्या बात। मैं रावण को ही इमिटेट करता रहा, हमेशा उसी को कॉपी करता रहा। और हमारे स्वर्गीय हो गए, अब तो मेरे गुरुजी भी हैं वीरेंद्र सिंह गोसाई जी। अच्छा जी। उनका लास्ट ईयर ही देहांत हुआ, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनको मैंने बाहर से बहुत निहारा है। उस ज़माने में आपको तो खैर पता होगा सुनील जी, आप तो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। रामलीला के मैदान में लोग दिन में आकर के अपनी जगह मार करके जाते थे, जिसमें वो ईंटें रखते थे, बोरी बिछा देते थे। तो हम भी स्कूल की रिसेस में आके वो काम करके जाते थे कि रात को जाना है। और घर वालों की तरफ से भी बड़ी अड़चन थी, क्यों घर वाले बोलते थे रात को जाना नहीं है। बच्चे तो घर वाले जब सो जाते थे, मतलब चोरी से कुंडी खोलनी, वहाँ पहुँचना, उस सीट पे बैठना जा कर के और उनको देखते रहना। रावण की तरफ रुझान था, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत सारे रोल करने पड़े। रावण का रोल कब मिला? बहुत जद्दोजहद के बाद सन 2000 में मुझे रावण का किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि जो हमारे उससे पहले गोसाई जी रावण का रोल करते थे, उनको 25 साल हो चुके थे। अब थोड़ी उनकी एनर्जी डाउन थी और कुछ गले में उस साल गला ख़राब था उनका। तो हुआ क्या कि 2000 में लास्ट के 2 दिन रह गए थे और रावण ने मरना होता है उस वक्त। तो मुझे लग रहा था ये रोल मुझे किसी तरह से मिल जाए, क्योंकि उनका गला बड़ा ख़राब था। मैं खुश था। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं खुश क्यों था, पर मैं खुश था। मैंने कहा अब तो मुझे रावण बनाएंगे, क्योंकि सारी रिहर्सल में रावण की मैं करता था। उन्होंने कभी रेसल भी नहीं की, वो रेसल पे कभी आते नहीं थे और बड़े परफेक्ट थे अपने काम में। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन टल गया, एक दिन फिर खींच दिया उन्होंने। अब लास्ट दिन था, सिर्फ मरना ही था युद्ध के बाद। मैंने बोला चलो आज ही बन जाए, रावण की कोई ड्रेस तो डाल लें। तो उन्होंने मुझे पहली बार जब रावण का रोल किया, मैंने 10वें दिन रावण के मरने का सीन मुझे मिला, तो मैंने वो सीन किया था पहले उस टाइम जाने की। जी उस वक्त। मुकेश जी एक चीज़ और बताइए कि जैसे रामलीला तो परंपरा है ना, पुरानी परंपरा, हिंदू धर्म की परंपरा चलती आ रही है। जब आप रामलीला करते हैं, बिना पैसों से रामलीला नहीं होती। जी।
उसके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जब आप जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें? सुनील जी, चलिए, अभी तो वर्तमान में आप बड़ी प्रेस के साथ हैं, आपके तो लिंक्स भी हैं, और हम जहां रामला करते हैं वहाँ सरकारी मकान है। बिल्कुल। और सरकारी एम्प्लॉय के पास पैसे का जो रिसोर्स है बड़ा लिमिटेड है। उनके लिए शायद 50 रुपये देना भी बड़ी बात हो जाती है। तो हमें आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी भी अगर हम जब जाते हैं तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये अभी भी मिलते हैं। ठीक। और रिजेक्शन तो बहुत जगह मिलती है। कल आना, पापा घर में नहीं है ना, वो फलानी टीम दूसरी आके ले गई है, तो ये सब चीज़ें, ये घटनाएं होती हैं। और कई जगह से रिजेक्शन मिल जाती है, लेकिन कई जगह से बहुत प्यार भी मिलता है। वो लोग बिठाते हैं, चाय पानी भी पिला देते हैं। और गर्मी में, क्योंकि उन दिनों गर्मी होती है, जब हम कलेक्शन कर रहे होते हैं तो ठंडा पानी पिला देते हैं, चाय पिला देते हैं, तो मज़ा आ जाता है बस। जहाँ पे आपने शुरू में एक राजा जनक के दरबार में डायलॉग बोला जी, उसी रामला में आपने फिर रावण का रोल किया। जी बिल्कुल। अब आप वहाँ पे डायरेक्टर हैं। जी, ताकि रामलीला को इम्प्रूव किया जा सके तो मैंने 2005 में थिएटर ज्वाइन किया। और थिएटर के नाटकों में जब मैंने देखा कि वो लोग एक नाटक जो 1 घंटे, सवा घंटे का होता है, उसके लिए वो पूरा महीना मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये लग रहा था कि क्यों ना हम स्क्रिप्ट को कुछ अलग ढंग से बनाएं। तो हमने उस पर बदलाव किए, लाइट्स में बदलाव किए, बैकग्राउंड म्यूजिक में बदलाव किया, सेट प्रॉपर्टी में बदलाव किया, फिर कॉस्ट्यूम में भी बदलाव किए, धीरे 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 करके। तो ये सब बदलाव मैंने उस वक्त किए थे। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60-70 ਰਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਫਟਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਸਟ ਰਾਵਣ, ਬੈਸਟ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? जी सुनील जी, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी बचपन से ही मैं रामला में आ गया था, तो कंपटीशन को लेकर के एक अलग ही तरह का जोश सभी रामला कमेटी में था। तो हमें भी जब मैंने ज्वाइन किया, विरासत में ये चीज़ मिली। जब मेरे को 5-7 साल हो गए रामला में, उसके बाद मुझे एज ए जूनियर आर्टिस्ट कहीं मतलब छोटे छोटे रोल के लिए वो खड़ा कर देते थे। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। फिर जब मैं खुद, मुझे निर्देशक की जिम्मेदारी मिली, तो फिर मेरी जिम्मेदारी हो गई कि अब मैं लेके जाऊं सीन। तो पहली बार जब मैं सीन लेके गया तो मैं बहुत बुरे तरीके से हारा। अच्छा, बिल्कुल धनास की वो बात है, मैं बहुत बुरे तरीके से हारा। उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि मैंने शायद कंपटीशन के स्तर को समझा नहीं। बिल्कुल। और बहुत सारी कमियां की। मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट तो ये लोग आ ही जाते हैं, तो ऐसे ही तो सीन करते हैं, वही कर दिया। और क्योंकि जब हम परीक्षा देते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं जो मेरे दिमाग में नहीं थी, क्योंकि मैं ऑन स्टेज काम करना और ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करना दोनों बड़ी डिफरेंट है। एक रोल, अपने रोल पे फोकस करना, दूसरा आपको सेट भी देखना है, कॉस्ट्यूम भी देखना है, लाइट भी देखनी है, बैकग्राउंड भी देखनी है। उसमें मैं कच्चा था, तो मैं हार गया। तो बहुत इंसल्ट हुई, एक ब्रेक हो गया, भाई हार गए। ये कौन से साल की बात है? ये सन था मेरे ख्याल से 2003 के करीब होगा ये सन। मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर तब की बात है ये। उसके बाद फिर अगले साल से कंपटीशन लड़ना शुरू हुआ। क्योंकि हार के बाद ही जीत है, तो फिर हमने उस चीज़ को ध्यान से समझा, स्टडी किया। क्योंकि मैं रावण करता था और मेरा रुझान भी रावण करने में था, तो मुझे लगा रावण को लेके नई स्क्रिप्ट करता हूँ मैं। तो 2005 में हमने रावण मंदोदरी संवाद हमारी स्टेज पे हुआ। वो सीन मतलब मैंने ही एक तरह से कंसेप्ट तैयार किया था उसका, थोड़ा डिफरेंट था। रामलीला के जो लोग हैं वो बहुत श्रद्धा भाव से रामलीला करते हैं। मैं उसको एक थिएट्रिकल एस्पेक्ट से भी देखता था कि कैसे इसको अलग तरीके से पेश किया जाए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि रावण की हंसी तो सबने सुनी है, रावण को रोते हुए किसी ने नहीं देखा। तो मैंने पहली बार जब वो कंसेप्ट बना रहा था, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर रावण रोएगा तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। और मैंने उस कैरेक्टर को स्टडी किया कि कोई आदमी कितना भी ईगोइस्ट हो, कितना भी पावरफुल हो, कभी शायद अपनी गलती पे अकेले में रोता होगा। अगर किसी का एक बड़ा ही स्नेही, वैसे तो सारे पुत्र स्नेही होते हैं, पर बहुत प्यारा पुत्र मेघनाथ जब वीरगति को प्राप्त हुआ,
तो वो टूट गया होगा, बिल्कुल वो टूट गया होगा, उसका रोना बनता था। तो मुझे लगा उसको रोना चाहिए। और मंदोदरी जो उसकी पत्नी बनी है, क्योंकि वाइफ जो होती हैं वो उसको हमेशा उसने सही गाइड किया कि भाई तू छोड़ दे, वो भगवान है, मान ले इस बात को। रावण अड़ा हुआ था, लेकिन अंदर से वो जानता था कहीं ना कहीं कि यार अगर मेघनाथ भी मर गया, कुंभकर्ण भी मर गया, तो आम चीज़ तो नहीं है, ये है तो भगवान ही। तो उसने बोला नहीं, मैं लड़ूंगा तो सही। लेकिन अपने पुत्र के मरने का दुख उसे था, वो रोया और रोके वो, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान होने के साथ साथ ईगो बहुत ज़्यादा थी। तो फिर भी उसने रिकॉल किया अपनी शक्ति को, मरेंगे यार, लड़ेंगे ज़रूर, मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रोते रोते फिर अपने आप को बैकअप करता है, अपने आप को खड़ा करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, अब देख रहा मैं सुबह आके तेरा सर धड़ से अलग करता हूँ। तो इस तरह की उस सीन की एंडिंग थी। बहुत सारे लोगों को पसंद आया और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आया। रीज़न मीन के रामला के लोग उस तरह की स्क्रिप्ट देखने के आदी नहीं थे। जजों के बीच में भी बड़ी डिबेट चली इस बात को लेके, लेकिन भगवान मेरे साथ था और मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसके बाद मैं रावण के ऊपर शोध करता गया, और क्योंकि रावण मेरा प्रिय सब्जेक्ट बन गया, रावण ही करता था, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से मैंने रावण के ही सीन कंपटीशन में लेके गया और कंटिन्यूसली मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। 5 साल बेस्ट सीन भी आया मेरा, 2 बार मुझे बेस्ट रावण का अवार्ड भी मिला। उसके अलावा अभी मुझे एक्टिंग की फील्ड में 26 जनवरी में स्टेट अवार्ड भी आप लोगों के प्यार के माध्यम से मिला। तो ये सब रामला की देन है सर। थिएटर से एक शो को जाना था यूएसए। थिएटर वालों को रामलीला का ज्ञान नहीं था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसको रामलीला का भी ज्ञान था और थिएटर से भी मैं जुड़ा हुआ था। तो उनको इस तरह से ही एक बंदा चाहिए था। और हमारे बीएन शर्मा जी एक काफ़ी रिनाउंड बीएन शर्मा पंजाबी एक्टर हैं, बिल्कुल, तो वो उसमें एसोसिएट थे। तो उनके साथ मैंने उसमें कुंभकर्ण का रोल भी किया और मैं उस प्रोजेक्ट में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। क्या बात। और हम यूएसए गए, 2 महीने यूएसए, फिर वहाँ से हमें जाना बना कनाडा भी हम गए। लेकिन एक घटना ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक घटना उसके बीच में घट गई। जब हम यूएसए से कनाडा की तरफ जा रहे थे तो सिक्योरिटी पर्पज़ से उन्होंने हमारे जो अस्त्र शस्त्र थे, जिसको हम तीर गदा और तलवार बोलते हैं, वो रिलीज़ ही नहीं किए। वहाँ पे हमारा 7 बजे शो था और हम 4 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और उसके बाद वो सामान रिलीज़ ही नहीं होता हमारा। तो सबके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो इंडिया तो था नहीं कि हम सब चीज़ अरेंज कर ले। अब कनाडा में तो सब बहुत दिक्कत थी। लेकिन वहाँ भी हमारा रामला का एक्सपीरियंस काम आया। आपको भी पता होगा कि इनिशियल डेज में रामलीला का सामान रामला के आर्टिस्ट खुद ही बनाते थे, तीर कमान गदा ये सब हम बनाते थे। तो जब डायरेक्टर मेरा निराश हो गया, मैंने कहा निराश मत हो, हम कुछ करते हैं। तो हमने पेड़ों की टहनियाँ तोड़ के तीर कमान गदा तो बना लिए। तलवार की प्रॉब्लम आई, तो बोला तलवार के लिए क्या करें, अब कनाडा में तलवार तो कोई यूज़ करता नहीं। मैंने कहा यहाँ कोई ना कोई हमारा सिख धर्म का बंदा होगा और उसके घर में तलवार ज़रूर होगी। बिल्कुल। और वही बात हुई, उन्होंने एक सिख फैमिली को खोजा, तो वहाँ से हमें तलवारें भी मिल गई। तो वो शो भी बड़ा अच्छा सक्सेसफुली गया। और बल्कि यूएसए में एक डलास नाम से एक जगह है, वहाँ पे उस वक्त उन्होंने दशहरा मनाया था। और उस दशहरे में जो हिंदुस्तानी लोगों की संख्या थी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 50,000 हिंदुस्तानी फैमिलियाँ उस शो को देखने आई। पूरा स्टेडियम फुल था और बड़ी बड़ी स्क्रीनों में पहली बार मैंने ऐसा काम किया कि हम तो देख ही नहीं पा रहे थे, इतना डिस्टेंस था कि लोग बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। तो स्क्रीनों के माध्यम से हमारी रामला का वहाँ पर हमने प्रदर्शन किया और बहुत ही सक्सेसफुल हमारा वो प्रोग्राम रहा। मुकेश जी एक बात और करेंगे, जो भी रामलीला करते हैं, जैसे आप भी करते हो और लोग भी करते हैं, रामलीला एक ऐसी चीज़ है कि प्रोफेशनल काम नहीं है। जी बिल्कुल। रामलीला कोई प्रोफेशनल लोग नहीं करते कि हमें जी पैसे मिलेंगे तो हम रामलीला करेंगे। बिल्कुल। लेकिन थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि थिएटर कहीं भी करेंगे उनको कलाकार को पेमेंट देनी पड़ती है। जी। तो ऐसा क्या ये लड़कियों में भी है जो रामलीला कर रही हैं कि वो पेमेंट लेके ही रामलीला करते हैं? जी, बेसिकली जो तो सिर्फ रामलीला से जुड़ा है उसका जो भाव है श्रद्धा का भाव है। लेकिन किसी भी काम में जब प्रोफेशन जुड़ जाता है तो उसकी काम की क्वालिटी कहीं ना कहीं मतलब उस स्तर में बढ़ जाती है। लेकिन मैं आस्था और प्रोफेशन के बीच में कोई लड़ाई नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है कि अगर कोई किसी का प्रोफेशन है तो ज़्यादा पैनिकली वो काम करता है और हम आस्था भी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, लड़कियाँ पैसे लेती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी आजीविका का एक साधन है। थिएटर की वो लड़कियाँ ही रामलीला करती हैं जो पूरी तरह से थिएटर पर डिपेंडेंट हैं। उनका घर, उनकी रोजी रोटी
उन थिएटर से चलती है, पैसों से चलती है, तो इसके लिए उनके लिए प्रोफेशन है, तो पैसे। हम रामलीला की बात कर रहे हैं, कितने लोग पहले आते थे, कितने लोग अब आ रहे हैं। जी। मेरा यही सवाल था कि लड़कियां जो पार्टिसिपेट करती है, रोल करती है, उनको देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते होंगे जी कि लड़कियां अब रामलीला में आ गई तो लड़कियों का हम करेक्टर देखें, उनके साथ कई फैमिलीज जुड़ी होंगी, जी जी वो भी देखने को आती है, इसलिए रश भी बढ़ गया होगा। जी। मैंने पहले ही बताया कि मेरा लक्ष्य संजीदगी पैदा करना था। मैंने बहुत सारी चीज़ें की, उसमें एक चीज़ ये भी थी, हमने जैसे मैंने बोला क्विज शुरू किया, स्क्रिप्ट में बदलाव किए, लाइट एंड साउंड शो भी किए, क्योंकि रामलीला में सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस थी, लोगों को दिक्कत आती थी, टीवी में तो फटाफट चल रहा है सब कुछ, लेकिन रामलीला में क्या था कि आपको सब कुछ चेंज करना है पीछे। बिल्कुल। आप पर्दा गिराए तो 5 मिनट का सीन है और आप 10-15 मिनट तक पर्दा नहीं खोलते, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की दिक्कत है। तो जब आदमी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो बैठेगा क्यों? उसके पास 100 ऑप्शन है, उसका सोशल मीडिया उसके हाथ में है, कंप्यूटर उसके हाथ में है, वो क्यों बैठेगा आपकी रामलीला देखने? तो आपको भी हाईटेक होना पड़ेगा सर। अगर आपको दर्शक को रोकना है, दर्शक को बुलाना है, तो ये नहीं आप बात कर सकते कि आप उनको कुछ भी दिखाओ, कुछ भी परोसो, खा लेंगे। वक्त था जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी, सुबह 4-4 बजे तक रामलीला में करती थी। अब कानून के उसमें भी 12 बजे तक रामलीला अलाउड है। आपको 9 से 12 रामलीला करनी है, उसके बीच में अगर इतने व्यवधान आ जाएंगे, बार बार पर्दा ड्रॉप हो जाएगा, तो क्यों कोई बैठेगा? तो उसके लिए हमने उसको लाइट एंड साउंड शेप दी, जिसमें पर्दा ही नहीं गिरता, 1 घंटा आप रेगुलर रामलीला देख रहे हो, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। ऊपर से मोर ओवर अगर फीमेल का रोल करती है तो नेचुरली वो ज़्यादा अच्छा करती हैं। एक चीज़ और बताइए सर, ये मुकेश जी, जो ये अपना कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी, उसमें कैश अवार्ड होते हैं या ट्रॉफीज वगैरह मिलती है? कंपटीशनों में कैश और ट्रॉफी दोनों ही होती हैं सर। दोनों होती है। जी, दोनों होती हैं। तो इसके लिए जैसे आपने कोई सीन क्रिएट करना है, जी तो उसमें आपको खर्चा भी करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार नहीं है सुनील जी, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, और मैनेजमेंट को मेरी इस बात से दिक्कत ही रहती थी कि यार तू इतना तो कमा के नहीं लाता, जितना लगा देता है। तो ठीक है, जब आप काम करते हो नाम के लिए तो लोगों को समझ आए ना आए, लेकिन वो चीज़ क्रिएट करते हैं, बड़े सारे एलिगेशन भी लगते हैं उसमें, पर नेचुरली जब आपको बेस्ट दिखना है तो आप उसके लिए एफर्ट्स तो करोगे। कोई भी आदमी बेस्ट करेगा तो इसमें कोई बुराई नहीं मैं समझता, और दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि आप जब लड़ने जा रहे हो तो हथियार तो सर लेने पड़ेंगे सर, तो वो हमने भी किया सर। मुकेश जी, तो ਤੁਸੀਂ 28 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦਾ, जी, उस टाइम ਤੁਹਾਡੇ डायरेक्टर कौन सी है? पहली बार जब रावण का रोल मैंने किया तो मेरे डायरेक्टर थे मेरे दोस्त विक्रम सिंह बिस्ट जी, अच्छा जी। और उनके अलावा जैसे मैंने बताया कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वेद प्रकाश भट्ट जी थे। वो इस दौरान भी मैंने बहुत से लोगों के अंडर काम किया, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और शिक्षा उनसे मैंने ग्रहण की है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह गोसाई जी हमारे गुरु जी भी हैं, और सोहन सिंह जी हैं, एक बलवंत सिंह जी हैं, एक जयप्रकाश भट्ट जी हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जीवन के अंदर, और अभी भी निरंतरता सीखने में ही है, क्योंकि ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। किसी भी काम को आप करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखना होता है। ये एक चीज़ बताइए, आपने कलाकार निकाले अपने हाथ से, है ना? जी, अच्छे अच्छे कलाकार बन के गए आपके हाथों से, जी। उनके बारे में बताइए जरा। सर, जब मैं निर्देशक था तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे उस वक्त, और वो लोग आज अलग अलग संस्थाओं में कहीं डायरेक्टर हैं, उनके अपने थिएटर ग्रुप्स भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और बेस्ट विशेस देता हूँ। मुकेश शर्मा, एक लास्ट थोड़ा सा सवाल आ करांगे भी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, जी ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? जी ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6, 6:30, 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। जी बिल्कुल। 7 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ जी ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। जी ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1 ਵਜ ਗਿਆ। जी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ 1:30, 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। जी बिल्कुल। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ, जी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦਾ? सुनील जी, आप हमारे बड़े भाई हो, और मुझे लगता है कि सेम चीज़ आप भी सहन करते हो। इनफैक्ट हमारी फैमिली हमें सहन करती है। वो एक रियल हीरो है जिसका कहीं कोई नाम नहीं आता, कभी कोई प्राइज़ नहीं मिलता, और हम लोगों को, आप जैसे मीडिया से हैं,
हमें आप कवरेज भी देते हैं, फ़ोटो भी दे देते हैं, लेकिन फैमिली के बारे में कभी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन फैमिली की सपोर्ट के बिना हम रामलीला कर ही नहीं सकते। क्या बात है। रात को 2 बजे आप समझ सकते हैं कि रात को 2 बजे जाना, अपनी सब जिम्मेदारियों से निवृत्त, घर में क्या है, राशन है नहीं है, कोई बीमार है, तो मतलब आप इतने जुनूनी होते हो रामलीला के दिनों में कि सारी फैमिली को भी पता चल गया, आप इतने सालों में उनको भी पता चल गया है कि कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फैमिली का बहुत क्रेडिट है सर, और फैमिली की सपोर्ट के बिना रामलीला होना ही पॉसिबल नहीं है। जिस तरह सामाजिक संदेश देने की आपने बात कही है और रामलीला के माध्यम से, उसके करैक्टर के माध्यम से कोई पॉजिटिव संदेश देता है, तो ये अच्छी बात है। मेरे व्यक्तिगत रूप में मैं इसको सही मानता हूँ। हमारे एक मित्र हैं जो परेड ग्राउंड सेक्टर 17 की रामलीला में हैं, सुनील शर्मा जी, जो साइकिल पे रावण की कॉस्ट्यूम में जाते हैं, एक संदेश के रूप में वो साइकिल चलाते हैं, और आज हर व्यक्ति साइकिल के पीछे भाग रहा है। तो उन्होंने अगर ये सोच 10 साल पहले उनके दिमाग में आई तो ये अच्छी बात है। और उन्होंने रक्तदान को प्रमोट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए रावण की कॉस्ट्यूम में रक्तदान किया। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बधाई देता हूँ। ये एक पॉजिटिव मानसिकता की बात है जो हर कोई व्यक्ति इस तरह से सोच नहीं पाता, तो उनके लिए भी मैं बधाई देता हूँ सर। ठीक है। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ के माध्यम से जो कार्यक्रम मैं सेवक श्री राम का, सुनील जी इसको होस्ट कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बहुत पुराने संबंध भी हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। जब ये कार्यक्रम शुरू होना था तब भी इन्होंने मुझसे बात की और मैंने कहा ये बहुत अच्छी सोच है, और ये सोच भी सिर्फ और सिर्फ सुनील जी की ही हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, और इनके साथ हमारे 2 भाई जो कैमरा के पीछे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमें कवर कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बिहाइंड द कर्टन ही रहते हैं, उनका कभी नाम नहीं आता, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।